नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग आंध्र प्रदेश में जो स्पेशल टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, जो स्पेशल टेट हुआ था, उसकी हम लोग दोस्तों प्राइमरी में जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अली अवर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। जिन्होंने हियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है उनको मालूम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इम्बोस्ड डायग्राम्स आर यूज्ड टू टीच फॉर चिल्ड्रन विथ, यानी कि जो उभरे हुए चित्र होते हैं, उबड़े चित्र होते हैं, 3D डायग्राम जिनको कहते हैं वो हम किस बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो दोस्तों हम लोग जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, दृष्टि दिव्यांग, उनको हम पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट डज़ नॉट कवर दिस डिसेबिलिटी, यानी कि एनटीए के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी को कवर नहीं किया गया है। तो एनटीए में दोस्तों 4 डिसेबिलिटीज़ को मेन कवर किया गया है, जिसमें एक है ऑटिज़म, दूसरी है सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटी को यहाँ पे नहीं दोस्तों काउंट किया गया है, कवर किया गया है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि मोनोप्लेजिया इज़ रिलेटेड टू, यानी कि मोनोप्लेजिया किससे संबंधित है। तो आपको मालूम होगा कि सेरेब्रल पाल्सी के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं: मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में हमारे दोनों पैर, दोनों हाथों में से कोई एक अंग जो है प्रभावित होता है। हेमीप्लेजिया में दोस्तों हमारे शरीर का एक पूरा हेमिस्फेयर, यानी कि एक तरफ का हिस्सा पूरा दोस्तों प्रभावित होता है। पैराप्लेजिया में हमारे कमर के नीचे का हिस्सा या तो प्रभावित होगा या तो कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा। और क्वाड्रिप्लेजिया में मस्तिष्क छोड़ के पूरा हम लोग का शरीर प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा सेरेब्रल पाल्सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विच एक्ट इज़ इररिलेवेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि इनमें से कौन सा कानून है जो विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है। तो पहला दोस्तों इसमें दिया गया है आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें दोस्तों बात की गई है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये तो दिव्यांगों के लिए ही है। तीसरा यहाँ पे देखिए आरटीआई एक्ट, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये जानकारी से संबंधित है, इसका विशेष शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो अल्प मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो आपको मालूम होगा कि उनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच में होती है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि होम बेस्ड एजुकेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन विथ, यानी कि जो घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है वह किन बच्चों को कराई जाती है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा दिया है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले को, तीसरा दिया है सेवर वाले को, चौथा दिया है सेवर और प्रोफाउंड वाले को। तो आपको मालूम होगा कि जो सेवर और प्रोफाउंड होते हैं, यानी कि तीव्र और अति तीव्र मंदता वाले बालक होते हैं, वह अपने दैनिक जीवन के कार्य भी स्वयं से नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए उनको दोस्तों हम लोग घर पर ही शिक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इन एडिक्वेट इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग फॉर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग इन अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि ये जो दोस्तों कॉमा के अंदर डेफिनेशन दी गई है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, ये किसने दी है। तो ये यहाँ पे दोस्तों स्मिथ नेर्थवॉर्न ने दी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि परसेप्चुअल प्रॉब्लम नोटिस्ड ऑफन इन चिल्ड्रन विथ, यानी कि जो परसेप्शन की से दिक्कत होती है वह किन डिसेबिलिटी वाले बच्चों में होती है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनका परसेप्शन काफ़ी वीक होता है, इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर लीड्स टू अकर, यानी कि इनमें से कौन सी विकार है जो गुणसूत्रों में विकार से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, इसका आंसर डाउन सिंड्रोम होता है। इसको हम लोग 21 ट्राइसोनोमी भी कहते हैं। इसमें 21वें गुणसूत्र में हमारे समस्या होती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसको हम लोग मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि इनमें से कक्षा में क्या होना चाहिए बच्चों की शिक्षा को इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनफोर्समेंट, यानी कि हम लोग को बच्चे का पुनर्बलन करना पड़ता है, सुदृढ़ीकरण करना पड़ता है बार बार, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स आर नॉट टू बी इनरोल्ड इन, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनका पंजीकरण कहाँ नहीं कराना जाना चाहिए। रेगुलर स्कूल में दोस्तों आपको मालूम होगा कि एक्ट है, रेगुलर स्कूल में भी हम लोग पढ़ाएंगे तभी इंक्लूसिव एजुकेशन संभव है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। तो अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स में हम लोग CWSN बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द एस्टिमेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन स्कूल एज इज़, यानी कि स्कूली एज में बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होने की संभावना कितनी प्रतिशत होती है। तो स्कूली एज में बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होने की संभावना 10 से 12% होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि विजुअल एक्यूटी इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है, दृष्टि तीव्रता होती है, उसको हम किसकी मदद से नापते हैं। तो अगर आपने कभी आंखें टेस्ट कराई होंगी तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर आपसे एक चार्ट पढ़ाता है जिसमें सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखा होता है, उसके बाद अक्षर छोटे हो जाते हैं। तो उसी को दोस्तों हम लोग स्नेलन चार्ट कहते हैं। स्नेलन नाम के वैज्ञानिक ने उसे बनाया था, उसी की मदद से हम लोग विजुअल एक्यूटी को नापते हैं, दृष्टि तीक्ष्णता को नापते हैं। इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान मस्ट हैव चाइल्ड्स, यानी कि इंडिविजुअल जो एजुकेशनल प्लान होता है उसमें हम लोग बच्चे की किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा आपको मालूम होगा कि हर एक बच्चे में दिव्यांगता अलग प्रकार की होती है, तो उसी दिव्यांगता के अनुसार उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वह भी अलग प्रकार की होगी। इसीलिए हम लोग बच्चे की स्ट्रेंथ को ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते समय। इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू टर्मन गिफ्टेड चाइल्ड IQ विल बी, यानी कि एक गिफ्टेड चाइल्ड की IQ कितनी होती है टर्मन के अनुसार। तो टर्मन के अनुसार दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो गिफ्टेड चाइल्ड की IQ 140 के ऊपर होती है, और अगर हम सामान्यतः बात करें तो 120 के ऊपर जो IQ होती है बच्चे की उसको हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अफेजिया इज़ रिलेटेड टू, यानी कि अफेजिया किस दिव्यांगता से संबंधित है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, अफेजिया इसी से संबंधित है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और लर्निंग डिसेबिलिटी आर। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी ये तीनों अलग अलग हैं कि सेम हैं। A और B सेम है, B और C सेम है, A और C सेम है, या फिर A और B C तीनों अलग अलग हैं। तो आपको मालूम होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और लर्निंग डिसेबिलिटी तीनों अलग अलग हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि भविथा सेंटर्स इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एट एवरी, यानी कि जो भविथा सेंटर्स हैं वह किस लेवल पे खोले गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हर मंडल हेडक्वार्टर में एक भविथा सेंटर खोला गया था CWSN बच्चों के लिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त अगर हम लोग जाएंगे शिक्षा में शिक्षण करते हुए तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो मूर्त से अमूर्त की जाने के लिए सबसे पहले देखिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मॉडल हो जाएगा, उसके बाद पिक्चर दिखाएंगे, फिर आइकन, फिर वर्ड्स, उसके बाद हम लोग उसे साउंड सुनाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अ चाइल्ड अटेंड्स विद हियरिंग एड टू रेगुलर क्लासरूम ही आस्क्ड टू सिट इन, यानी कि श्रवण यंत्र पहने बच्चा नियमित कक्षा में उपस्थित हो तो बच्चे को कहाँ बिठाना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को सुनने में समस्या है तो उसे जाहिर सी बात है उसे हम लोग फर्स्ट रो में बिठाएंगे ताकि उसे सुनने में समस्या ना हो, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बाय पर्सन विथ ब्लाइंड इन देयर कंप्यूटर्स इन जनरल, यानी कि जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो वो बच्चे दोस्तों जॉस का यूज़ करते हैं। जॉस का फुल फॉर्म होता है जॉब एक्सेस विद स्पीच, यानी कि एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन में जो भी लिखा होता है उसे पढ़ के बोल देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट अप्रूव्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि संसद द्वारा जो RPWD एक्ट है इसे कब पारित किया गया था। तो इसे दोस्तों 27 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि ब्लाइंडनेस मीन्स, यानी कि विजुअल एक्यूटी कितनी होगी, तो हम उसको ब्लाइंड कह देंगे, दृष्टि दिव्यांग कह देंगे। तो विजुअल एक्यूटी दोस्तों अगर 3/60 से है लेस है तो उसको हम लोग ब्लाइंड कहेंगे, और अगर 3/60 से 6/60 है तो उसको हम लोग लो विज़न कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया है कि एजुकेशन इज़ मेंशनड इन दिस चैप्टर ऑफ RPWD एक्ट 2016, यानी कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है इसके किस अध्याय में शिक्षा को लेके बात की गई है। तो इसमें दोस्तों जो तीसरा अध्याय है उसमें शिक्षा को लेके बात की गई है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विल कम अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि हम लोग की जो मसल्स में जो एक डिसऑर्डर हो जाता है, जो फिजिकली वो डैमेज्ड हो जाती हैं, उसे हम लोग किस डिसेबिलिटी के अंदर रखेंगे। तो उसको हम लोग दोस्तों लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर रखते हैं, यानी कि गति विकार के अंदर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ मेंशनड ए डेफ बी हार्ड ऑफ हियरिंग विच इज़ करेक्ट, यानी कि इसमें पूछा गया है कि हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ दोनों सेम होता है, ये केवल हार्ड ऑफ हियरिंग मेंशनड है RPWD एक्ट 2016 में, या केवल डेफ मेंशनड है, या फिर ए और बी दोनों अलग प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। तो यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ दोनों अलग प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हु आर इन स्कूल इट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल एजुकेटर कंसर्न्ड एजुकेटर, यानी कि स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक को इसे संसिद्ध करना चाहिए। तो एक स्पेशल एजुकेटर को दोस्तों बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना चाहिए उसकी दिव्यांगता उसकी क्षमता के अनुसार, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो कि है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम IEP। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि स्पेशल एजुकेटर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि इनमें से किसके लिए स्पेशल एजुकेटर जिम्मेदार नहीं होगा। इनरोलमेंट फॉर CWSN इन स्कूल इसके लिए जिम्मेदार होगा, टेकिंग केयर ऑफ मिड डे मील टाइम इसके लिए भी जिम्मेदार होगा, राइटिंग केस हिस्ट्री ये भी उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन पुरस्कार हेतु अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन फॉर अवार्ड के लिए स्पेशल एजुकेटर जिम्मेदार नहीं होगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला और आखिरी सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि चिल्ड्रन विथ ऑटिज़म ऑफन रिपीट द सेम व्हाट वी से इट, यानी कि जो ऑटिज़म से स्वालीनता से ग्रसित बच्चे होते हैं वो इनमें से कौन सी प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं। दोस्तों इनमें से इकोलेलिया बार बार दोहराते हैं, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोलेलिया में बच्चे अपनी ही बात को या फिर दूसरे की बात को रिपीट करते हैं, उसे हम लोग इकोलेलिया कहते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।